जय हिंद। वेलकम टू दक्षा क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम DT01 का पेपर का फिजिक्स का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। पेपर आपने अभी दिया है। पेपर की लेवल की अगर आप बात करें तो इजी था पेपर, टफ नहीं था, आसान पेपर था। आइए अपने 1 बाय 1 सभी सवालों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपको क्या बोला गया? रिवर बोट प्रॉब्लम का सवाल है, रिलेटिव मोशन के अंदर आता है ये। इसने बोला कि एक रिवर है, उसकी विड्थ हमें बता दी 300 मीटर, तो हमने यहाँ पे रिवर बना दी 300 मीटर की विड्थ वाली। ठीक। अब इसने बोला ए मैन हु कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है बच्चों आपके पास में? दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, और वेलोसिटी ऑफ रिवर भी गिवन है आपको। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है आपके पास में? 3 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। अब ये जो आदमी है वो हमेशा फ्लो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तैरता है, तो वेलोसिटी इस तरफ जा रही है, तो ऐसे ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यहाँ पे अगर आप इसे वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? अगर ग्राउंड फ्रेम वाला बंदा दिखाई देखेगा तो उसको ये वाली वेलोसिटी दिखाई देगी, ये वाली वेलोसिटी। और अगर रिवर के रिस्पेक्ट में देखें तो ये वाली वेलोसिटी है। तो अब जो आपको किसी ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली मिलकर दिखाई दे रही है। तो अगर आप देखिए रिवर को क्रॉस करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, तो ये वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो टाइम कितना लगेगा? विड्थ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और अगर आप करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में? 100 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा। तो फिर हम सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो आपको क्या बोला गया? एक गर्ल ऑफ 50 kg उसका मास है, ठीक है। पावर्ड रिवर कितना होगा जब भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर डायरेक्शन में मूव कर रही है? तो ये एक झूला है, उस झूले के ऊपर लड़की झूल रही है, और ये जब झूला वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बनाता है और ऊपर की तरफ ये लड़की जा रही है 2 मीटर पर सेकंड, पावर्ड रिवर कितना? तो मैंने क्या बोला, एक तो यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, टेंशन वैसे कोई पावर नहीं आएगा बिकॉज फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, और एक यहाँ पे एम थीटा, तो इसकी वजह से पावर आएगा आपके पास। ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना बन गया आपके पास में? ये वाला एंगल 30 डिग्री बन जाएगा। तो पावर अगर आप देखें तो कितना आएगा? इसकी वजह से तो जीरो होगा, टेंशन सिर्फ इसकी वजह से निकालना है, तो मैंने वेलोसिटी कंपोनेंट तोड़ दिए। इधर कितना बने? 2 cos 30, इधर कितना बनेगा आपके पास में? 2 sin 30। समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से पावर लिखनी नहीं पड़ेगी बिकॉज फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से लिखना है। तो कितना आ गया आपके पास? माइनस mg 2 cos 30, तो कितना आ गया? 50g 2 cos 30 वैल्यू होगी √3/2। सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है -490 √3 वॉट। ठीक है बच्चों, फिर अपने चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम के अंदर। थर्ड प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद स्पीड v एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। ओके, तो वेलोसिटी हाईएस्ट स्पॉट पे कितनी होगी? देखिए, जब आप किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसने बोला कि ये वाला एंगल आपके पास थीटा है, तो ये वेलोसिटी कितनी बन गई? v cos थीटा, और ये कितना बन गया? v sin थीटा। तो जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी सेम की सेम रहती है, तो जवाब क्या रहेगा आपके पास में? दैट इज v sin थीटा विल बी योर आंसर। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर बच्चों अगर अपने बात करें फोर्थ प्रॉब्लम की, तो फोर्थ प्रॉब्लम ग्राफ का सवाल है। आपको बोला गया फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर बिलो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन लास्ट 2 सेकंड। तो लास्ट 2 सेकंड में आप एरिया देखिए, अगर आपको डायग्राम आपके पास में एरिया अगर आप देखेंगे तो 1/2 बेस की वैल्यू कितनी होगी? 2, और हाइट कितना हो गया आपके पास में? 10, तो ये आ गया 10 मीटर। तो लास्ट 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और पूरे 7 सेकंड में अगर आप देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो आपके पास में ऐसे करके ऐसा शेप है ना, ऐसे करके ऐसा शेप है ग्राफ के अंदर, तो इसमें भी 10 मीटर, इसमें भी कितना बच्चों? 10 मीटर, एक जैसे हैं दोनों। और बीच वाले में अगर आप देखेंगे तो ये 20 मीटर हो गया। टोटल कितना है? 40 मीटर। तो अगर टोटल डिस्टेंस देखेंगे दैट इज 40 मीटर। तो अगर आप रेशियो देखेंगे तो रेशियो कितना आएगा आपके पास में? दिस इज 10 डिवाइड बाय 40, तो आपके पास में 1/4 आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास में करेक्ट होगा। फिर हम चलते हैं बच्चों फिफ्थ प्रॉब्लम के अंदर। फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u फ्रॉम टॉप ऑफ ए टॉवर, ओके, रीचेस द ग्राउंड विद स्पीड 3u। ठीक है जी। सवाल में क्या बोला गया? यहां पे एक आपने एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया u स्पीड से, इसकी हाइट कुछ h मान लीजिए, और जब ये नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई? 3u। अब ये हमसे पूछा कि h की वैल्यू कितनी है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो हम क्या करते हैं? v कितना हो गया? 9u²। ठीक, u² कितना हो गया? u² हो गया, और ये कितना बन गया आपके पास में? 2
ए नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हैं हम, तो ए जी को पॉजिटिव मान लिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो इसको पॉजिटिव मान लिया। हमें एच पूछा तो कितना गया 8u² डिवाइड बाई 2g, आपके पास में एच आ गया। ठीक है, तो 4u² बाई जी आपका आंसर हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अपने 6th प्रॉब्लम में चलते हैं। 6th प्रॉब्लम में क्या बोला गया, ए पार्टिकल मूव रेक्टिलिनियरली with constant acceleration 1 meter per second square. Its speed after 10 second is this. Fine. The distance कितनी कवर करेगा वो ये पूछ रहा है। क्या सोच के देखिए, आपके पास में ये इसका एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 10 सेकंड बाद जो उसकी स्पीड बनती है वो 5 मीटर पर सेकंड बनती है। तो u क्या होगा आपके पास में, तो u अगर आप देखें तो u फिर पीछे की तरफ 5 होगा, तभी तो 10 सेकंड के बाद में आगे की तरफ वेलोसिटी बनेगी आपके पास है 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऐसा होगा भी, आप सोच के देखिए, अगर आपको 10 सेकंड बाद में वापस 5 मीटर चाहिए तो कुछ ऐसा होगा 5 मीटर से आपने कुछ इधर गया होगा, 5 सेकंड में ऐसे बन गया होगा, 10 सेकंड बाद में ऐसा बनाना है तो 5 सेकंड तो इसको जीरो बनाने में लगे होंगे, फिर 5 सेकंड में ऐसे, तो ये मतलब इनिशियल पोजीशन यहाँ पे होगी, तो फाइनल भी यहीं पे होगी आपके पास में। समझ में आ रही मेरी बात? एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर रेस्ट से चलता तो 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बन जाता, पर आपको बोला 10 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड ही बना। इसका मतलब क्या, अगर 5 मीटर पर सेकंड बना तो इनिशियली फिर इस तरफ 5 मीटर होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। सब डिस्टेंस निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो वो सब डिस्प्लेसमेंट देगी, तो डिस्टेंस कैसे निकालें, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी बनी है 0, तो यहाँ ये डिस्टेंस देख लेते हैं, तो फाइनल कितना बन गया 0 का स्क्वायर, इनिशियल कितना था 25 माइनस 2, एक की जगह कितना 1, और यहाँ पे कितना आ गया एस, तो एस की वैल्यू कितने की 25/2 मीटर। एक जो डिस्टेंस है 25/2 है, तो इसका वापस आते हुए इतना ही और ट्रेवल कर लेगा, टोटल आ जाएगा आपके पास में 25 मीटर। क्लियर? फिर बोला कि ए पर्सन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फॉर फर्स्ट हाफ टाइम विद वेलोसिटी v1, और सेकंड हाफ जो चला है वो v2 से चला है, तो टाइम का हाफ है ना आपके पास में, तो मान लीजिए कुछ t/2 टाइम चला v1 से, तो v1 मल्टीप्लाई t/2, और सिमिलरली t/2 टाइम चला v2 से, दैट इज v2 मल्टीप्लाई t/2। आपसे पूछा गया मीन वेलोसिटी कितना होगा, तो एक्सप्रेशन क्या आता है मीन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है v1 t/2 प्लस v2 t/2 डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपके पास में t हो जाएगा, तो यहाँ पे पूरा साफ आ गया। तो कितना बना आपके पास, दिस इज बिकम v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, दिस इज vv। फिर 8th प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम बच्चों जो आएगा आपके पास में, दैट इज लेंथ और ब्रेथ, और ये हाइट या फिर थिकनेस कुछ भी h मान लीजिए। अगर हमें एरर की बात करें तो इसको डिफरेंशिएट करें, दिस इज बिकम dv/v। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो सबसे पहले एलन उठा लेते हैं ना, एलन उठा के आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर dv बनेगा। एलन यहाँ पे एलन ऑफ वॉल्यूम बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया एलन एल, एलन बी, और यहाँ बन गया एलन एच। अब सवाल आसान हो जाएगा, ये dv/v इज इक्वल टू dl/l, यहाँ पे हो गया db/l, और यहाँ पे बन गया dh/h, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। अब हम पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यूज, तो l में एरर कितना है 0.1 डिवाइड बाई 10, प्लस इसमें कितना है आपके पास में 0.01 डिवाइड बाई 1, तो इसमें कितना है दैट इज 0.1 डिवाइड बाय 0.001। ठीक, और यहाँ पे हमें वॉल्यूम में चाहिए, डिवाइड बाय वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी LBH, तो ये कितना बन गया 10 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये 1 बन गया आपके पास में। ठीक है, LBH हमने कर दिया। अब इसकी वैल्यू सोल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है सोल्व करके, ये तो सोल्व करने जाएंगे तो बच्चों ये बन गया आपके पास में, यहाँ बन गया फर्स्ट वाली टर्म कितनी बनी 0.01, ये भी 0.01, और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ऊपर कितना बन गया, अच्छा ऊपर वाला किस में है वो चीज सेंटीमीटर में, अच्छा थोड़ा इसमें गलत कर दिया ना आपने, ऊपर एरर है जब 0.001 डिवाइड बाय 0.1, ऐसा एक्सप्रेशन है आपके पास में। ठीक है, तो ऊपर ये देखेंगे तो ये 10 बन जाएगा ऐसे, तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी 0.01, टोटल कितना है 0.03 आ गया आपके पास में, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। फिर हम बात करते हैं 9th प्रॉब्लम की, तो आपको एक्सप्रेशन बोला गया कि F इज इक्वल टू सम V डिवाइड बाय C ln XB, ऐसा बोला।
तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, बाकी सब अपने देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। सबसे पहले बोल रहा है अगर F फोर्स है और V वेलोसिटी है तो C क्या होगा। देखिए अगर F आपके पास फोर्स हो गया और ये आपके पास वेलोसिटी हो गया, तो फोर्स अगर आप है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज बिकम MA, दिस इज M को हम कुछ kg बोल देते हैं, और एक्सेलेरेशन क्या आ गया आपके पास में, एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लेंथ डिवाइड बाय टाइम का -2, और वेलोसिटी को अगर आप चेक करेंगे तो वेलोसिटी क्या बन गया, लेंथ मल्टीप्लाई टाइम का इनवर्स डिवाइड बाय c, और यहाँ पे बन गया ln xp। ठीक, अब ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो इसकी डायमेंशन हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो लेंथ से लेंथ उड़ गया, टाइम की एक पावर से यहाँ पे एक बचा आपके पास में, तो c की जो पावर आ रही है वो कितना आ रहा है, दिस इज kg और टाइम, ऐसा आ रहा है टाइम kg। तो ऐसा तो आपके फर्स्ट तो मैच नहीं कर रहा। सेकंड में देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में अगर बोला गया x डिनोट द डिस्टेंस देन डायमेंशन ऑफ b, तो अगर x डिस्टेंस है तो b को फिर डिस्टेंस का माइनस होना पड़ेगा। अगर ये xl है आपके पास, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये अगर l है तो ये l की पावर -1 होना चाहिए, तो ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन मैच हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 10th में। तो आपको क्या बोला गया, व्हेन ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर दिस एंड दिस। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इसके परपेंडिकुलर, तो एक वेक्टर तो है आपके पास में, ये वेक्टर नाम देते हैं इसको 2i + 2j - k, और बी वेक्टर आपके पास में कितना है 6i - 3j + 2k। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इसमें देख लो जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है उससे भी रिजल्ट आ जाएगा, जो भी ऑप्शन है सब में डॉट प्रोडक्ट चेक कर लो उससे आ जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो कैसे निकालते हैं, एक क्रॉस भी करना पड़ेगा, तो एक क्रॉस भी करें तो कैसा आएगा, ऊपर i j और k, यहाँ बन गया 2 2 - 1, यहाँ बन गया 6 - 3 2। सोल्व कर दीजिए यहाँ। तो अगर हम प्रोडक्ट करते हैं सबसे इसको छुपा लिया तो ये बन गया 4, तो ये 4 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया कि कितना बन गया बच्चा आपके पास है -3, ये आई कैप हो गया, जे में तो पहले एक -j लगा दिया, अब मल्टीप्लाई करते हैं जे को, तो 4, तो ये +10, यहाँ पे 10 आ गया आपके पास में। के में अगर हम देखें तो के कैप लिख लिया, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया -6, क्लियर, और यहाँ पे बन गया -12, तो -18, तो ऐसा एक्सप्रेशन बनना चाहिए। तो सी आ गया आपके पास, दैट इज आई कैप -10 जे कैप -18 के कैप, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये पूरा वेक्टर है, अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो एक्सप्रेशन तो ऐसे रहना चाहिए। तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। ये तो एक और तरीका भी था, आप डॉट प्रोडक्ट से भी चेक कर सकते थे। फिर बच्चों हम चलते हैं 11th प्रॉब्लम के अंदर। 11th प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट एट एन एंगल 45 एट ए हाइट 45 मीटर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड। ठीक है, देयर इज ए हॉरिजॉन्टल विंड ब्लोइंग to which horizontal acceleration stone is 10 meter per second, the time taken by the stone to reach the ground and the net horizontal displacement कितना होगा, ये सब पूछ रहे हैं। तो 45 मीटर तो हाइट है, तो आप देख लो 45 मीटर हाइट ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, s = ut + ½ at², तो ये कितना आ गया, ठीक, तो t आ गया 3 सेकंड, तो टाइम तो 3 सेकंड का लगेगा। अब 3 सेकंड में हॉरिजॉन्टल कितना चला जाएगा वो भी देख लेते हैं। s = ut + ½ at² लगाएंगे हॉरिजॉन्टल में, तो ये ऐसे लिख रहा हूँ uxt + ½ ax × t²। तो ux तो 0 था, ये टर्म 0 होगी, ½ ax की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, दिस इज 10, और t² की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 9, तो ये अगेन 45 बनना चाहिए, तो 45 बन जाएगा। तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट है 45, टाइम है 3 सेकंड, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर बच्चों, फिर हम 12th प्रॉब्लम देखते हैं। 12th प्रॉब्लम में क्या बोला गया, टू फोर्सेस F1 and F2 एक्टिंग ऑन ए बॉडी, one force is double that of the other force, then the resultant is equal to the greater force। ठीक है, तो एंगल कितना होगा, तो F1 की वैल्यू कुछ आप बोल दीजिए F, ठीक है, डायरेक्शन नहीं पता एक बार। F2 की वैल्यू अगर आप बोलेंगे तो कितनी है 2F है, और जो रिजल्टेंट है F1 + F2 वो किसके बराबर आ रहा है आपके पास में, इसका जो रिजल्टेंट है वो भी 2F के बराबर आ रहा है, ये तो बोल रहा है सवाल के अंदर। तो हम क्या करें, ये कुछ ऐसा हो रहा होगा, यहाँ पे आपके पास में ऐसे कुछ F है, इसमें आपने ऐसे कुछ 2F जोड़ा,
ठीक। तो इसका ये रिजल्टेंट ये भी कितना बनना चाहिए आपके पास में 2f बनना चाहिए। इस तरीके से वो मूव करवा रहा है, कुछ एंगल वैंगल रखेगा। अब बता पूछे इसने क्या पूछा है आपसे कि एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना होगा। तो हम बेसिक से चलते हैं, हम तो मैग्नीट्यूड को क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे ये बनेगा, और कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 2f आ गया। स्क्वायर उठा दीजिए, यहाँ बन जाएगा 5f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बन गया 4f स्क्वायर। बच्चों तो यहाँ पे अगर हम कोस थीटा की वैल्यू देखें तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, उधर चला गया आपके पास में माइनस एफ स्क्वायर, तो माइनस 1/4 आ गया। थीटा कितना आ गया, कोस इनवर्स माइनस 1/4, तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। फिर बच्चों अगर हम चलें 13th प्रॉब्लम के अंदर, 13th प्रॉब्लम में बोला गया कि इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्सप्रेशन क्या है, 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब डिवाइड बाय x क्यूब, यहाँ पे आ गया x, ऐसे लिख देता हूँ इसको ना, और dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं। सबसे ज्यादा यार इसको ये उसको उड़ाओ, इसको कुछ, तो कितना बन गया आपके पास 2x माइनस 6 डिवाइड बाय 3 माइनस x, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं dx के रिस्पेक्ट में। और भी कुछ कट रहा है इसका, देखिए अगर आप इसमें से कॉमन निकाल दें कुछ, -2 कॉमन निकाल दें ऊपर वाले में से, क्या बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 3, और डिवाइड बाय क्या बन गया 3 माइनस एक्स dx, इसको इसने उड़ा दिया। अब ये कितना बन गया -2x बन गया, -2x प्लस सी कर दो इसको, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपसे बोला गया 14th प्रॉब्लम के अंदर y इज इक्वल टू 5 sin x प्लस 2 रूट 6 cos x, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कितना होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम dy बाई dx को 0 कर देते हैं, यहीं पे मैक्सिमम मिलेगा आपको। अच्छा इसको 0 करेंगे तो कितना बन गया 5 sin x का डिफरेंशियल कितना होगा cos x, ठीक है। और इसको अगर हम देखेंगे 2 रूट 6 cos का डिफरेंशियल क्या हो गया आपके पास में sin x, और ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए 0 के बराबर आनी चाहिए, तो cos का डिफरेंशियल माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास में दिखा दैट इज 10x, 10x कितना दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, 10x बन गया आपके पास में 5 डिवाइड बाय 2 रूट 6, ये वैल्यू ये आएगी आपके पास में ना। अब आप यहाँ से sin x निकाल लीजिए, cos x निकाल लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। एक तो तरीका ये हो गया, और एक आपको डायरेक्ट अगर रिजल्ट याद है कि जो y की मैक्सिमम वैल्यू आती है वो कब आती है, दैट इज √a² प्लस b² होती है आपके पास में। अगर ये इसको a बोले इसको b बोले, तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y मैक्स कितना आ जाएगा, a² की वैल्यू 25 और b² की वैल्यू 24, तो कितना आ गया 7 आ गया ये वाली। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, बेसिक जाना चाहे तब भी हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। 15th प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो ऐसी शेप की वायर है और पूरे की लेंथ l है, तो एक पार्ट की l/2 होगी, ये तो पता है सिमेट्री पे लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा, और इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इसका यहाँ पे, तो ये लेंथ l/4 होगी, बिकॉज ये वाला l/2 है, नीचे वाला भी l/2 है। ये वाला एंगल कितना हो 30 डिग्री हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी आपको, ये वाली, दिस इज बिकम l/4 cos 30, और cos 30 कितना था √3/2, कितना बन गया l √3 डिवाइड बाय 8। ठीक, तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर गया। बच्चों फिर हम प्रॉब्लम नंबर 16 में देखते हैं। बोला गया स्टेशनरी बॉम्ब एक्सप्लोड इनटू 2 पार्ट्स 3 kg और 1 kg। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 पार्ट्स इतनी है आपके पास में, तो छोटे वाले कितनी होगी वो पूछ रहे हैं। तो अगर एक मास कुछ 3 kg इधर एक्सप्लोड हुआ, ये यहाँ पे ऐसे कुछ 1 kg यहाँ पे गया, तो ये आपके पास है v1 और ये आपके पास है v2। और आप पता है इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, तो v1 इज इक्वल टू 3v2 आना चाहिए। ठीक, अच्छा अब हम क्या करें, हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में कितनी गिवन है, दैट इज 2400। तो मैंने क्या बोला, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ, इसका मास कितना, m को 1 लिख दिया ना, इसका मास कितना है 3, और v2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज v1 स्क्वायर डिवाइड बाय 9, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास में 2400। आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, स्मॉलर पार्ट की, तो वो ये वाली वैल्यू है, तो मैंने हाफ v1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो कितना बच गया 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2400।
तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसको के लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या है 2400, यहाँ पे 3 और आपके पास है 4 आ गया, इट इज 1800। सेकेंड ऑप्शन आपके पास मैच कर गया। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 में। 17 में क्या बोल रहा है, इन द फिगर शो द कार ए इज ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ, ओके, और बी इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट, ठीक है। तो दे कोलाइड, और इनमें से कौन सी डायरेक्शन के अंदर वो कार मूव करेगी? तो थर्ड में करेगी आपके पास में। भाई अगर एक पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है v वेलोसिटी से और एक ऐसे कुछ यहाँ पे आ रहा है, जब कोलाइड करेंगे तो लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में भी कंजर्व रहना चाहिए, इसमें भी कंजर्व रहना चाहिए, तो पार्टिकल कहाँ जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये आपके पास में नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, आपके पास में नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास में? सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में थर्ड डायरेक्शन दिखा रखी है, इस डायरेक्शन का नाम थर्ड है, तो थर्ड डायरेक्शन दिखा रखी है, पर ये ऑप्शन सेकंड के अंदर है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चों अगर हम चले 18th प्रॉब्लम के अंदर, तो क्या बोला गया, ए बॉब ऑफ मास m1 इज टाइड टू वन फ्री एंड ऑफ ए हिंज inextensible massive string of length L and released from rest when the string is in horizontal position. लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो इनइलास्टिक कोलिजन होता है। तो सिस्टम कहां तक रेस करेगा वो ये पूछ रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं जस्ट यहाँ पे जब कोलाइड कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी √2gl, ये m1 है, m2 से स्टिक करेगा तो क्या होगा, देखिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व करिए, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये वेलोसिटी है कंबाइंड मास की। अब मान लो कंबाइंड मास है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब कितनी हाइट तक जाएगा वो हमें देखना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, ये पूछ रहा है ना। तो अगर आप देखें दैट इज हाफ, मास कितना हो गया m1 प्लस m2, और v स्क्वायर कितना आ गया m1 का स्क्वायर और 2gl डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर होगा, m1 प्लस m2 g और h, इस एक्सप्रेशन ने इसको मार दिया, यहाँ पे ये आपके पास में रिजल्ट आ गया कितना, इज m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, g यहाँ पे साफ हो गया आपके पास में, और ये l, इस एक्सप्रेशन। तो आप क्या बोलेंगे, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। फिर हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर, फिर प्रॉब्लम नंबर 19। प्रॉब्लम नंबर 19 में क्या बोल रहा है आपको कि ए 50 kg boy runs at a speed 10 meter per second and jumps onto a car as shown in figure, ठीक है। इनिशियली कार इज रेस्ट, इफ द स्पीड ऑफ कार बिकम दिस, तो मास ऑफ कार कितना होगा? तो यार आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व करिए, बॉय का मास 50 kg था और उसकी वेलोसिटी कितनी थी आपके पास में 10, ठीक। और फाइनली अगर आप देख रहे हैं तो वो बॉय और कार दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं 2.5 मीटर पर सेकंड से, ठीक। तो मास ये कितना बन गया आपके पास से 4, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो m कितना गया 150 kg। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास मैच करें, कुछ नहीं किया, सिंपल लीनियर मोमेंटम हमने कंजर्व किया। तो नंबर 20 में a particle which is initially at rest move towards each other under the action of mutual attraction if the speed are v and 2v at any instant। तो यार आपके पास में म्यूचुअली कर रहा है तो एक m मास मान लीजिए और एक 2m मान लीजिए, क्योंकि अगर एक की एसिडिटी v है एक की एसिडिटी 2v है तो रेशियो कुछ ऐसा होगा, इसकी एसिडिटी कितनी बन जाएगी, कुछ 2v बन गई होगी, इसकी एसिडिटी कितनी बन गई v। आपसे पूछा गया सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास का VCM देखते हैं पहले कितना आएगा, तो ये बन गया -2mv, ये बन गया +2mv डिवाइड बाय m +2m, तो 0 बन गया आपके पास में। तो आप बढ़ेंगे 0, क्यों? ऑब्वियस ही बात, सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल 0 है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास की एसिडिटी 0 थी, बाद में भी 0 ही रहनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 21 की, यहाँ पे 21 प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो आपको बोला गया द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाले की देखते हैं, ऐसे ऊपर एक प्लेट है, इसका तो बिल्कुल सेंटर पे होगा आपके पास में यहाँ पे, ठीक। नीचे वाले का अगर आप देखिए, इसका मास देखते कितना हो गया, तो हम एरिया से मास निकल लेते हैं। तो ऊपर वाले का जो एरिया है आपके पास में ऐसे 8 है और यहाँ पे ऐसे 2 है, तो टोटल इसका मास कितना मान लीजिए 16 मान लीजिए, इसका मास 16, ठीक। अच्छा, अब अगर आप नीचे वाले का देखेंगे तो ये 6 हो गया और यहाँ पे आपके पास में 2 हो गया, तो नीचे वाले का मास कितना आ गया 12 आ गया, नीचे वाले का मास, इसका मास कितना आ गया 12 आ गया।
अब हमें हमसे यहाँ से इस वाली पोजीशन से पूछा है सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे दूर होगा, तब m1 x1 m2 x2 को लगा दीजिए एक्सप्रेशन। इसका मास कितना है 16 और यहाँ से कितनी दूरी पे हो गया 1 मीटर पे, ठीक है, प्लस m2 इसका मास कितना है 12 और कितना दूरी पे होगा ये है टोटल 6, तो 3 ये आ गया, 3 और 2 5, तो दिस इज 5 डिवाइड बाय टोटल मास कितना आ गया 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 कितना आ गया आपके पास में 26 28, ये आएगी पोजीशन आपके पास में। सोल्व कर लेते हैं, 7 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो कितना बन गया ये 15 19 19 बाई 7, 19 बाई 7, 19 बाई 7 मतलब कितना हो गया 2.7 आएगा ना आपके पास में, 19 बाई 7 आ गया, तो 19 बाई 7 कितना आता है देखिए 2.7, तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। रोल नंबर 22 आपके पास में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने का सवाल है। क्या बोला था, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम। यहाँ पे आपके पास में ऐसे 2 kg मास रखा हुआ है, यहाँ पे भी ऐसे 2 kg रखा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास कहीं पे 4 kg मास रखा हुआ है, ठीक है। सिस्टम ऑफ का सेंटर ऑफ मास ने बोला ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन हो गया आपके पास में, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, सही। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा आपके पास में 1/2 मीटर आएगा। वाई कोऑर्डिनेट का झमेला है आपसे, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, या तो आप सीधा देख लो इन दोनों को आप यहाँ पे कंप्लीट मान सकते हैं 4 kg को, और ये इसके हाफ पे जाएगा, तो ये डिस्टेंस 4 है, ये 4 सॉरी दिस इज ये 4 kg था, ये 4 kg था, इसके मिड पे मिलेगा बिल्कुल। अब इसके मिड के लिए पहले ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, 1 है तो ये हो गया 1 sin 60, तो इसी √3/2, तो यहाँ से बनेगा √3/4 पे, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा √3/4। चाहे तो आप बेसिक फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया। फिर बच्चों अगर हम चले नेक्स्ट प्रॉब्लम 23rd में, ए बॉल ऑफ मास 0.3 kg इज टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, उसकी लेंथ गिवन है और वर्टिकल सर्कल रोटेट करता है। तो इसने ऐसे बोल दिया कुछ सवाल में कि बॉल को रोटेट कर रहा है वर्टिकल सर्कल के अंदर, वर्टिकल सर्कल बना दिया हमने। इस बॉल का मास कितना है आपके पास 0.3 kg, ठीक। लेंथ गिवन है आपको, लेंथ है 0.8 मीटर। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग एट हाईएस्ट पॉइंट 2 न्यूटन है आपके पास में, तो यहाँ पे टेंशन लग रहा है ऐसे, तो आप क्या बोले T प्लस mg इज इक्वल टू mv²/r, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो ये इक्वेशन बनेगी। तो mg की वैल्यू होगी 3 और ये हो गया 2, तो टोटल कितना बन गया 5 इज इक्वल टू m की वैल्यू अगेन 0.3, v² हमें निकालना है, तो हम इसको v² लिख देते हैं। r की वैल्यू सवाल में गिवन है 0.8, क्लियर। तो v² कितना आ गया बच्चों आपके पास, v² आ गया 40/3, 40/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी है वो हमें निकालना है, इस वाले पॉइंट पे टेंशन कितनी है। अब इस वाले पॉइंट टेंशन निकालनी, पहले यहाँ वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो वर्क एंड थ्योरम लगाया मैंने, तो वर्क एंड थ्योरम कितना है, दैट इज 2mgl इज इक्वल टू जो फाइनल वेलोसिटी दैट इज हाफ m v² माइनस इनिशियल कितनी होगी हाफ m v1 का, इसको v² बोल दिया, m सब साफ हो गया आपके पास में। इसकी वैल्यू पता है आपको v², दिस इज 20/3, तो v1²/2 माइनस ये बन गया 20/3, और यहाँ पे 2g की जगह 10 और l की जगह 8/10, तो ये साफ हो गया यहाँ पे। तो v1²/2 कितना आ गया आपके पास में 16 प्लस 20/3, कितना बन गया बच्चों ये आपके पास में, दिस इज बिकम 68 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया v1²। हमें टेंशन निकालना है, टेंशन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, T माइनस mg इज इक्वल टू m v1² डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू देखते हैं अपने। तो टेंशन हमें निकालना है, तो mg की वैल्यू होगी 3 प्लस ये बन गया 0.3, v1² आ गया 63/2 मल्टीप्लाई 3 और r की वैल्यू होगी 0.8, तो ये पॉइंट हट गया यहाँ से। इसको सोल्व करेंगे तो 4 से काटा इसको, 4 एक मिनट ऐसा बन गया कुछ, इसने इसको यहाँ पे उड़ा दिया, क्लियर। और ये 3 यहाँ पे ऐसे साफ हो गया आपके पास। तब आपके पास में कितना बना, वैल्यू बन गई टेंशन इज इक्वल टू
20 मीटर। क्लियर। हमने यहाँ पे जी 9.8 नहीं लेके चले, हम यहाँ पे लेके चले हैं 10, तो हमारा आंसर थोड़ा सा डेविएट हो सकता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 24, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या बोला गया, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग इन ए वर्टिकल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, द डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी एट इट हाईएस्ट पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट। तो अगर यहाँ पे ऐसे यहाँ से लेके ऐसे यहाँ पे जा रहा है, ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये फाइनल है, ये इनिशियल। तो मैं क्या बोल दूंगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंजिंग काइनेटिक, तो सिर्फ ग्रेविटी का वर्क डन इट इज माइनस ऑफ 2 mgl इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये तो वैल्यू होगी आपके पास में, तो आंसर होगा 2 mgl। अब इसने 2 m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं, और l की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या जवाब आ रहा है आपके पास में 20। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में मैच कर जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 25 के अंदर, ए बॉडी इज tied on a string of length L revolved in a vertical circle with minimum velocity. Okay. When the body reaches at the uppermost point, the string breaks down and the body move under the influence of the gravitational force along parabolic path. The horizontal range AC कितना होगा? तो देखिए, अगर यहाँ पे ऐसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे टूटा है, यहाँ पे विद मिनिमम वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी होगी √GL, और ये जो हाइट है आपके पास में ये कितना है 2L है। क्लियर। तो टाइम कितना लगेगा, 2L इज इक्वल टू हाफ GT², टाइम आ गया 4L/g का रूट, ये टाइम आ गया आपके पास में। अगर आप रेंज देखेंगे तो रेंज आ गया √GL मल्टीप्लाई टाइम, इसने इसको मार्क किया, तो आंसर आ गया आपके पास में 2L रेंज आएगी। तो आपके पास में 25 का जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 26 प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो आपको बोला कि ए कार ऑफ मास 100 kg negotiates a banked curve of radius 90 मीटर फ्रिक्शनलेस रोड पे। ठीक है, रेडियस वेरियस बैंकिंग एंगल गिवन है, स्पीड कितना होना चाहिए। तो अगर आपके पास में ऐसे रोड की बैंकिंग है तो आप बोलेंगे यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ लग नहीं रहा, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है आपके पास में, और इधर ऐसे mg लग रहा है। ये दो ही फोर्सेज हैं आपके पास में, और जो रेडियस है वो कितनी है आपके पास में 90 मीटर। तो ये वाला एंगल ऐसे थीटा हो गया आपके पास में, तो ये वाला एंगल थीटा 90 में थीटा, तो ये वाला एंगल कितना थीटा। तो आप क्या बोले, n cos थीटा इज इक्वल टू mg, और सेकंड इक्वेशन कितनी है, n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r। तो एक्सप्रेशन बने tan थीटा इज इक्वल टू v²/r। तो थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो tan थीटा कितना आ गया 1 आ गया, v² डिवाइड बाई रेडियस गिवन है r, और g की वैल्यू गिवन है, हम 10 मान लेते हैं g की वैल्यू, तो v कितना आ गया आपके पास में 30 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन मैच कर देगा। 47 प्रॉब्लम के अंदर, ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर हैज एंगल ऑफ बैंकिंग 30 डिग्री, द स्पीड विद विच द व्हीकल गो द फ्रिक्शन इज नॉट यूज्ड। अगेन यही एक्सप्रेशन है, tan थीटा इज इक्वल टू v²/r। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√3 v² डिवाइड बाई rg 50 मल्टीप्लाई 10, तो v कितना आ जाएगा आपके पास में, v² इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई √3, ऐसा बन रहा है। फिर जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 17 मीटर पर सेकंड। किसकी वैल्यू बता रहा हूँ, v की वैल्यू बता रहा हूँ ना, v इतना आ जाएगा आपके पास। फिर अगर हम बात करें 28 प्रॉब्लम की, तो इसने बोला एक कार goes on a horizontal circle of radius this, the speed of car is increasing at constant rate, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट विद टायर। ठीक है, तो किस स्पीड पे स्किड करेगा। देखिए, अगर यहाँ पे ऐसे कुछ कार चल रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, तो एक उसको 80 मीटर है इधर और एक AC मीटर है, ये दोनों वही प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शन। तो आप क्या बोलेंगे, √80² प्लस AC² इज इक्वल टू फ्रिक्शन दैट इज μg। दो तरफ mm लिख देंगे तो फोर्स हो जाएगा, इवन एक्सीलरेशन लिखा है। तो 80² की वैल्यू आपको गिवन है सवाल के अंदर, 80² की वैल्यू कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस, और इसको AC को हम एक बार AC लिख देते हैं, और μg की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू 0.5 है, तो ये बन गया 5 का स्क्वायर 95। तो AC कितना बन गया बच्चों, AC बन गया 60 AC का स्क्वायर, तो AC कितना बन गया 4। इसको किसके बराबर किया, दैट इज v²/r। तो r के सवाल में 4 है, तो v कितना जाए 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड पे स्किड कर जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 प्रॉब्लम के अंदर
A dumbbell is placed on a frictionless horizontal table. Sphere A is attached on frictionless pivot so that the B can make rotation about A with constant angular velocity. If B makes one revolution in time period T, टाइम पीरियड पी, तो वन रिवोल्यूशन तो ओमेगा मिल गया आपको, ओमेगा कितना है 2 पाई डिवाइड बाई पी। तो टेंशन कितना आएगा, तो टेंशन को अगर हम देखेंगे तो टेंशन किसके बराबर होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये हो गया आपके पास में 2m लिखा हुआ है ना, एम ओमेगा स्क्वायर को लीजिए 4 पाई पी स्क्वायर, और रेडियस कितनी होगी आपके पास में d। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है, 8 का टर्म आना चाहिए, 8 पाई स्क्वायर एम डी डिवाइड बाई पी स्क्वायर। तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच करना चाहिए। 30th प्रॉब्लम की बात करते हैं। क्या बोला गया, स्टोन टाइड टू एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, लेंथ गिवन है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से। इफ स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशन इन 22 सेकेंड, तो ओमेगा अगर आप देखेंगे तो ओमेगा कितना आ गया 14 रिवोल्यूशन, तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल ट्रेवल किया, और कितना टाइम होगा इसको 22। तो यहाँ पे ये 11 आ गया आपके पास में, और पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं वैसे 22/7। तो यहाँ पे कुछ कितना बन गया आपके पास में 4 बन गया ना, 4 रेडियन पर सेकेंड, इतना ओमेगा आ गया। अब पूछ क्या रहा है, एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन कितना था ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये 16 हो गया। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर 16 मीटर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 31। 31 में क्या बोला, ए सेकंड हैंड, उसकी लेंथ गिवन है 6 मीटर, द स्पीड ऑफ एंड पॉइंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी एट 2 परपेंडिकुलर पोजीशन विल बी। तो यहाँ पे है ना ये ऐसे, तो अगर यहाँ से लेके यहाँ पे, तो ओमेगा देखते हैं, ओमेगा कितना 2 पाई कितने सेकंड में 60 सेकंड में, ये इसका ओमेगा आ गया, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी ओमेगा आर, तो आर की वैल्यू कितनी है 6 मीटर, 6 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, तो यहाँ पे ये बन गया बाई 10, तो ये वैल्यू होगी 2 पाई डिवाइड बाई 1000, 2 पाई डिवाइड बाई 1000, ये इसकी स्पीड आ गई आपके पास में। तो वो तो स्पीड आ गई 2 पाई, ठीक है, 2 पाई mm पर सेकेंड। तो 2 पाई mm पर सेकेंड, तो पहले वाले और पहली वाली चीज आपके पास में स्पीड है एंड पॉइंट्स की, तो फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है। चेंज वेलोसिटी पे आप निकाल सकते हैं, तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया आपके पास में, तो डेल्टा भी कितना आएगा √2 भी आ जाएगा, तो 2 पाई बन जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। 32nd प्रॉब्लम में चलते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल वेरीज विद द डिस्टेंस, कुछ ऐसा है, तो पावर कितना होगा, पावर कैसे वेरी करेगा, तो फोर्स आपके पास में ऐसा एक्सप्रेशन है, F इज प्रोपोर्शनल टू x टू दी पावर 1/3। तो फोर्स कुछ ऐसा है, तो इसको कुछ कांस्टेंट लगा देते हैं, मान लीजिए कुछ कांस्टेंट c है यहाँ पे ना, इसको ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, अब ये फोर्स को लिखा जा सकता है, दैट इज v dv/ds, v dv/ds, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पावर। अब पावर होता है F मल्टीप्लाई वी, F मल्टीप्लाई वी आपके पास से पावर होता है। तो अब इसको कैसे कैसे वेलोसिटी एक्सप्रेशन देखते हैं, कुछ कैसा आ रहा है आपके पास में। तो यहाँ पे बन गया v²/2 इज इक्वल टू dx डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 1/3, और इसको अगर हम इंटीग्रेट कर जाएंगे तो भी बन जाएगा x रेज़ टू पावर 2/3। तो v² किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, v² प्रोपोर्शनल है x रेज़ टू पावर 2/3, तो v किसके प्रोपोर्शनल आएगा, प्रोपोर्शनल इज x रेज़ टू पावर 1/3। तो पावर अगर हम देखेंगे दैट इज F डॉट वी, पर F डॉट वी करेंगे तो वो तो ऊपर भी x की पावर 1/3, नीचे भी 1/3 है, तो एक कांस्टेंट बन जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। सबसे पहले हमने फोर्स से क्या करा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा, और फिर F मल्टीप्लाई वी किया, तो हमें जवाब दे दिया। नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 33। क्या बोला गया, ब्लॉक ऑफ मास 8 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन शोन इन द फिगर। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, ब्लॉक कम्स टू रेस्ट बाय कंप्रेसिंग 1 मीटर कंप्रेस होने के बाद में वो रुक जाता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक बिफोर इट कम टू रेस्ट कितना होगा। तो ये कुछ ऐसे इंक्लाइंड प्लेन बना लीजिए, ये वाला एंगल कितना है आपके पास में 30 डिग्री। तो
मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे ब्लॉक को छोड़ा था और इस ब्लॉक का वहाँ से आपके पास में 8 kg और ये जो डिस्टेंस है स्प्रिंग से पहले वाली वो कुछ L मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे mg sin 30 क्योंकि डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लग रहा है मल्टीप्लाई L, ये तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है, हाफ के x इनिशियल कितना है आपके पास में 0, x फाइनल कितना है उसमें सवाल में गिवन है आपको, दैट इज 1 का स्क्वायर के 1 ही आएगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो इनिशियल भी 0 था, फाइनल भी 0 था। तो यहाँ से कितना गया 8g डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू k बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू 200, तो ये बन गया पूरा आपके पास में 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन गया, ये h रहेगा ना यहाँ पे, तो इसको इससे उड़ा देते हैं तो h की वैल्यू कितनी 2.5 मीटर के आसपास आनी चाहिए। तो आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 34 की। 34 में अगर हम देखें तो क्या बोला गया, बॉडी ऑफ मास 2 kg स्लाइड डाउन ऑन द कर्व ट्रैक, रेडियस सब गिवन है, सरफेस स्मूथ है, तो बॉटम पे आएगा तो कितना है। तो ऐसे करके ऐसे कर्व सरफेस है आपके पास में, तो यहाँ पे जब बॉटम वाले पॉइंट पे आएगा आपके पास में तो बस वर्क थ्योरम लगा तो कुछ नहीं करेंगे हम। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है mgh, क्योंकि h हाइट नीचे है ना आपके पास में, नॉर्मल का वर्क डन 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितनी √2gh, तो √2gh आई, √2g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितनी है सवाल के अंदर 1 मीटर। तो ये √20 है आपके पास में, √20 मतलब 4 से ज़्यादा और 5 से कम, तो आपके पास में 4 ज़्यादा 5 से कम फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा। 35th प्रॉब्लम की बात करते हैं। 35th प्रॉब्लम में देखें तो क्या बोला गया, ए ब्लॉक अटैच्ड टू ए स्प्रिंग पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स इज केप्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस एज शोन इन द फिगर। इनिशियल स्प्रिंग इज नेचुरल एंड द मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क दैट F कैन डू इज। तो आप इसका समझ सकते हैं, या तो वर्क का थ्योरम से करें, सिंपल सी बात समझो, अगर आप पे कोई कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो ये नेचुरल लेंथ थी, तो मीन पोजीशन कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे कहीं पे बनेगी, कितनी बनेगी मीन पोजीशन F डिवाइड बाई K, बिकॉज यहीं पे F नेट 0 होगा। अच्छा, अगर आपने नेचुरल मतलब मीन पोजीशन के इधर F बाई K छोड़ा है तो इधर भी कितना जाएगा F बाई K, तो स्प्रिंग में जो मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा वो 2F बाई K आएगा। तो जो डेल्टा एक्स मैक्स आया आपके पास है वो 2F बाई K, मैंने डायरेक्टली कर लिया भाई, मेन पोजीशन के इधर से जितना छोड़ेंगे उतना ही उधर जाएगा। अगर आप वर्क थ्योरम से करेंगे उससे भी जवाब मिल जाएगा। तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपके पास, वर्क डन आ जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट 2F स्क्वायर बाई K, सेकेंड ऑप्शन आपके पास मैच करेगा। फिर हम चलते प्रॉब्लम नंबर 36 में। 36 में क्या बोल रहा है, स्प्रिंग इज अटैच्ड टू एक्स, इट एक्सर्ट्स ए फोर्स दिस। ओके, तो वर्क डन कितना होगा स्प्रिंग के अंदर, तो F का जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी डिफरेंट लिखी है इस पर इसने, दैट इज -5x माइनस 16x³। तो वर्क डन क्या होगा, दैट इज F dx। तो आप इसको दैट इज -5 दिस इज बिकम x² बाई 2, यहाँ पे कितना है -16 s⁴/4, तो दिस इज बिकम 4। अब हमें इसमें लिमिट्स पुट करनी है, कहाँ से कहाँ तक, 0.1 से लेकर 0.2 तक। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा -5/2 0.4, दिस इज बिकम 4/100 -4 x⁴ अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 16 डिवाइड बाई 10⁴। ये तो आ गया इसका, ये फाइनल वाला। माइनस वाला केस अगर आप देखेंगे तो माइनस ये पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1/100 और यहाँ पे बन गया 4 1 डिवाइड बाई 10⁴। सोल्व करके देखते हैं इसको, तो ये एक्सप्रेशन कितना बना आपके पास में, अगर इन दोनों को सोल्व करें तो 5/2 दिस इज बिकम -5/2 3/100। इसको सोल्व करते हैं तो ये बन गया -4 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 10⁴। तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी आपके पास में। ऑप्शंस क्या गिवन है, ऑप्शंस भी कुछ इसी तरीके के हैं आपके पास में, ठीक है। थोड़ा देखते हैं सॉल्व करके। दिस इज बिकम -7.5 10⁻⁻2 और माइनस यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये बन गया 60.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 8.1, ठीक है। इसे -8.1 10⁻⁻2 ऐसा एक्सप्रेशन कुछ आ रहा है।
तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास मैच करेगा। इसमें कुछ सिंपल मैथमेटिक्स था, वो आपकी थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है बिकॉज हम मैथमेटिक्स से थोड़ा सा भागने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 37 की अगर हम बात करें तो क्या बोला गया, ए बॉडी a force acts on 30 gram particle in such a way that the position of the particle as a function is this, okay। तो वर्क डन कितना होगा, तो आपको x गिवन है, टाइम का फंक्शन है दैट इज 3t माइनस 4t स्क्वायर, और ये बन गया प्लस t रेज टू पावर क्यूब, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया आपके पास में, ठीक है। हमें पूछा गया कि फर्स्ट 4 सेकंड में वर्क डन कितना होगा, तो हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी कितना है dx/dt, उससे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर आएगा, तो ये बन गया 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर। तो अगर आप देख रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, तो दिस इज बिकम 3, और t इज इक्वल टू 4 पे अगर मैं देखूं तो कितना बनेगा 3 माइनस 32 प्लस 4 था ना ये 48, सही। अच्छा, तो ये आपके पास में कितना आ गया टोटल, दिस इज बिकम 32 42, ये 19 बन गया शायद, सही कर रहा हूँ मैं, तो 19 बन गया। तो अगर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो कितना गया, हाफ मास कितना है आपके पास 30 ग्राम, और फाइनल आ गया 19 मल्टीप्लाई 19, और इनिशियल कितना है आपके पास में 9। आप इसको सोल्व कर दीजिए, यही वर्क डन के बराबर होगा। तो वर्क डन आपके पास में सोल्व करने पर कितना आ रहा है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन रहेगी आपके पास में, दिस इज बिकम 5.28। कर पाएंगे कैलकुलेशन, एक जगह हमने गलती कर दी, ग्राम में है ना आपके पास, दिस इज बिकम 1000, सोल्व कर लीजिए जवाब मिल जाएगा। 38 प्रॉब्लम की बात करते हैं। आपको बोला गया पार्टिकल मूव फ्रॉम 0,0 से a, फोर्स आपको गिवन है अलोंग पाथ 1 ओके एंड पाथ 2। W1 W2 कितना कितना आएगा वो इसमें पूछ रहा है। तो ये आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं, या तो वैसे चेक कर लो, तो आप निकाल के देख लो। तो ये आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या होता है पता नहीं, आपको बताया गया नहीं, मुझे आइडिया नहीं है उसका, मैं लिख देता हूँ। डेल एफ एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई डिवाइड बाई डेल एक्स। अगर ऐसा आ रहा है तो फोर्स कंजर्वेटिव है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा देन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। इसमें आप देखिए एफ एक्स वाले में आपके पास में है एक्स, तो अगर आप इसको इसके इसमें डिफरेंशिएट करें 0 बन जाएगा। वाई वाले में आपके पास है वाई है, जिसको एक्स इसमें करें 0 बन जाएगा। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का कोई भी पाथ में वर्क डन सेम ही आएगा, तो वो W1 W2 बराबर आने चाहिए। नहीं तो आप निकाल के देख लीजिए, उससे भी आ जाएगा आपके पास। सिंपल सवाल था। 39th प्रॉब्लम के अंदर क्या बोले, हैवी चेन lies on a horizontal table, coefficient of friction between the chain and surface is the maximum fraction of the length that can be hang over the edge of the table। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कुछ इतनी चेन इसके ऊपर है, ये कुछ x मान लीजिए, और ये बचा हुआ पार्ट हो गया L माइनस एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई इसका मास हो गया लैम्डा एक्स जी, और ये किससे बैलेंस होना चाहिए, इसके फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन कितना आया म्यू, इस ऊपर वाले का मास कितना आया, इतना आ गया म्यू एम जी, सही। इसका एम जी इसके फ्रिक्शन से बैलेंस होना चाहिए, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये जी ने जी को उड़ा दिया, लैम्डा ने लैम्डा को उड़ा दिया, म्यू की वैल्यू सवाल में गिवन है ये आपको, दैट इज 1/4। तो ये बन गया 4x इज इक्वल टू L माइनस एक्स, तो 5x इज इक्वल टू L, तो x की वैल्यू आ गई L/5। तो L/5 पार्ट आपके पास में हैंग कर सकता है, तो L/5 कितना होगा 20% हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 40 के अंदर। प्रॉब्लम नंबर 40 में क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक pressed against the vertical wall is in equilibrium, the minimum coefficient of friction कितना होगा। तो अगर ऐसे रखा हुआ है आपके पास में, आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं mg, ठीक, और ऊपर की तरफ कितना लगा रहे हैं mg/2। तो इसको जो नॉर्मल मिल रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा जो इसको बचाने की कोशिश करेगा, और एक इसका खुद का मास भी तो है आपके पास में mg ऐसे, ठीक है। तो अगर आप देखें इसी गिनिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ है, बिकॉज नीचे खींचने वाला फोर्स ज़्यादा है, तो एक फ्रिक्शन ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा बचाने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे कि नॉर्मल क्या होता है mg के बराबर है, और नेट पुलिंग फोर्स नीचे की तरफ mg/2 है, तो ये किससे बैलेंस हो जाए म्यू मल्टीप्लाई n,
क्लियर। तो आपके पास म्यू की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। अगर हाफ से कम आपके पास में होगा तो बात नहीं बनेगी, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 41, रोल नंबर 41। A body is hanging over a pulley inside a car through a string. The other end of string is in hand of a person standing in the car. The car is moving with acceleration a. Okay. The other end of string is pulled with the constant acceleration. Okay. The other end of string is pulled with constant acceleration a vertically. तो टेंशन कितना होगा? एक सवाल वापस देखते हैं। A body of mass, a body is hanging over a pulley inside car through a string. The second end of the string. ठीक है, तो हम यार इसके अंदर बैठ के एफबीडी बना लेते हैं। तो इसके अंदर बैठ के अगर आप एफबीडी बनाएंगे तो कुछ ऐसा है आपके पास में, ये कुछ ऐसा हो गया। तो एक तो इस पे इधर mg लग रहा है और एक सूडो आ गया आपके पास में, सूडो इधर कितना आ गया आपके पास में, m में आ गया। और ये जो बंदा है इसको नीचे की तरफ खींच रहा है a से, तो इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ भी कितना होगा आपके पास, a होगा। तो आप फोर्स की इक्वेशन लिख दीजिए। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा होगा आपके पास में कितना आ रहा होगा, ये वाला, ये जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में रस्सी रहेगी आपके पास में। तो m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा आपके पास में, माइनस टी माइनस दिस इज इक्वल टू एम ए, ऐसा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। वो जी इफेक्टिव डायरेक्शन में स्ट्रिंग ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगी आपके पास में। तो इधर इतना फोर्स लग रहा है, टेंशन माइनस दिस करूंगा तो क्योंकि इस तरफ जा रहा है ना ये, तो आपके पास में ये एक्सप्रेशन बनना चाहिए। तो टेंशन कितना आना चाहिए, एम ए प्लस दिस टर्म आपके पास में। तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। फॉर टू बोला था टू ब्लॉक्स ए बी ऑफ मास 4m and m respectively are connected by string and in extensible string. The whole system is suspended by a massive spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after string is cut. ऐसे स्प्रिंग बना देते हैं। एक यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास है आपके पास में 4m, और यहाँ पे एक और ब्लॉक है, इसका मास है m। तो रस्सी में जो टेंशन है कितनी है mg, और यहाँ पे जो इनिशियली टेंशन है वो कितनी है 5mg। अगर आप स्ट्रिंग को काट देंगे तो भाई साहब ये तो गया, ये तो गया, तो जी एक्सेलरेशन नीचे आएगा। और इस पे देखेंगे तो इस पे ऊपर की तरफ 5mg लगता रहेगा और नीचे तरफ 4mg लग रहेगा ग्रेविटी की वजह से, रस्सी वाला तो फोर्स कैंसिल आउट हो गया। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, दैट इज mg डिवाइड बाय 4m, कितना आएगा g/4। तो ये तो g/4 से ऊपर की तरफ जाएगा, g/4 से, और ये g एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर इसमें पहले का ए का एक्सेलरेशन जो आपके पास में आएगा वो g/4 आएगा, दूसरे का g आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 43 में क्या बोला, इन द होल सिस्टम, आपको सवाल दिखा रखा है और मासेस ऑफ सब गिवन है। तो टेंशन पूछा T1 की वैल्यू, ये 60 डिग्री हो गया आपके पास में और ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक है 2 kg का, यहाँ पे एक ब्लॉक है 3 kg का, यहाँ पे एक ब्लॉक है 1 kg का। किस में टेंशन चाहिए उसको, T1 चाहिए। T1 क्या है, ये वाला है T1। तो सबसे एक्सेलरेशन निकालते हैं सिस्टम को, नेट पुलिंग फोर्स कर दें। तो इधर आ रहा है आपके पास में 4g sin 60 माइनस 2g sin 30, यही है। इस तरफ फोर्स लग रहा है md sin थीटा, इधर इसका इधर md sin थीटा, डिवाइड बाय टोटल आपके पास, डिवाइड टोटल मास। टोटल मास कितना आ गया आपके पास में 4/6 आ गया। मैंने उससे किया, वो एक तरीका होता है ना कि नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मिल गया, दिस इज बिकम sin 60, तो दिस इज बिकम 2/3 g रूट 3/2 माइनस, यहाँ पे अगर देखेंगे g/3 और sin 30 कितना आ गया, हाफ आ गया आपके पास। तो ये आपके पास में एक्सेलरेशन आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, टेंशन T1 ये क्या है, ये वाला। इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, T1 माइनस, ऊपर की तरफ जा रहा होगा ना, माइनस 20 sin 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एम ए, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये वाला एक्सप्रेशन। तो m2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 20 डिवाइड बाई 3 रूट 3 माइनस 10/3, क्योंकि 2 तो एक मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं थोड़ा सोल्व करके। तो ये वैल्यू बन गई 10, तो यहाँ पे आया 10 माइनस 10/3 20/3
प्लस 20√3/3। तो T1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 20/3 1 + √3। क्लियर? तो ये 20/3 1.73 आ गया ना आपके पास, मुझे 2.73। आप सोल्व कर दीजिए, सोल्व करने में जवाब मिलेगा दैट इज 18.2 के आसपास ये आ जाएगा। 18.2। क्लियर? कर पाएंगे हम? नंबर 44 अगर हम देखें, आपको बोला गया कि एक स्प्रिंग बैलेंस है ए, वो ब्लॉक का मास 2 kg रीड करता है, ठीक है, ब्लॉक का मास 2 kg है, और एक को नीचे कोई बैलेंस है बी, वो पानी का और बीकर का मास 5 kg वो रीड करता है। अब क्या बोला था, 2 बैलेंसेस नाउ अरेंज्ड एज अ हैंगिंग, ठीक है, इस तरीके सेटअप है कि ब्लॉक को उसके अंदर डाल दिया। तो अब जो इसकी रीडिंग होगी, इसकी जो रीडिंग होगी वो क्या क्या होगी, देखिए, एक तो इस बीकर का मास तो वो तो 5 kg आ गया, प्लस बाइंड फोर्स है, प्लस बाइंड फोर्स है, तो ये 5 kg प्लस एफ बी रीड करेगा, और ये वाला जो है इसमें जो रीडिंग आएगी वो कितनी है, 2 kg माइनस एफ बी, तो ये 2 kg से कम रीड करेगा और ये 5 kg ज़्यादा रीड करेगा आपके पास। तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट दिखाना है आपको, तो आप क्या बोलेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड में भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बी वो कैब से ज़्यादा मेजर करेगा, पर वो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन है, उसमें दोनों के बारे में बताया गया कि जो ए है आपके पास है वो 2 kg से कम करेगा और बी 5 kg से ज़्यादा करेगा। बस समझ में आ गई ना बात? यहाँ पे जो नीचे वाला होगा उसके ऊपर जो रीडिंग रहेगी दैट इज 5 kg प्लस एफ बी, और ऊपर वाला जो रीडिंग रहेगी दैट इज 2 kg माइनस एफ बी। पॉइंट नंबर 45 की बात करते हैं। द मोमेंटम टाइम ग्राफ ऑफ 2 पार्टिकल ए एंड बी, यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है, 2 ग्राफ बना रखे हैं आपके पास, इसका नाम ए है, ये 3 kg कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये 1 kg कॉरेस्पॉन्डिंग है, 30 ये 30, ठीक, पी वर्सेस टी। तो आपसे पूछा क्या गया, द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन, तो F क्या होता है, F होता है dp बाई dt, F इज dp बाई dt। तो इसमें अगर आप फोर्स देखेंगे तो ये बन जाएगा √3, और ये F आ गया इस वाले केस में, और इसमें जो फोर्स आएगा आपका इस 1/√3। आपको एक्सेलेरेशन पूछ रहा था, एक्सेलेरेशन का रेशियो अगर हम देखेंगे a1 डिवाइड बाई a2, तो फोर्स डिवाइड बाई मास, और नीचे वाले में दैट इज फोर्स, और ये ऐसा कुछ बन गया आपके पास, 1 आ गया आपके पास, तो आप बोलेंगे 1:1, तो फोर्थ ऑप्शन आपका मैच कर देगा। ठीक है बच्चों, इसी हिसाब से पेपर खत्म होता है। पेपर में सवाल सिंपल थे, बहुत बेसिक सवाल थे, पर हाँ 45 क्वेश्चंस आपको करना है, वो आपके लिए ज़रूरी है। तो आई होप आप पेस और वो सब चीज़ें समझ पाए होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।